ये जो चुनाव है वो हिस्ट्री शीटर वर्सेस हिस्ट्री का है। अब आपने कानून व्यवस्था की बात की है तो उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी की सरकार योगी जी की उसकी जो कानून व्यवस्था उस पर एक नजर डालेंगे तो शायद हो सकता है पूरे देश और प्रदेश इस बात को समझ जाएंगे। महिला के जो खिलाफ अपराध है वो 21.4% बढ़ गया है योगी जी की सरकार में हमारे समाजवादी पार्टी की तुलना में। बच्चों के जो खिलाफ अपराध है वो 23% बढ़ गया है। दलितों के खिलाफ जो अपराध है वो 14% बढ़ गया है। शेड्यूल ट्राइब ये के जो कहाँ से खिलाफ आंकड़ा, ये एनसीआरबी के आंकड़े हैं, सुन लीजिए समीर जी के ऊपर परेशान मिल जाएंगे नेट पे। आप अपना पता दीजिए, मैं भेज दूंगा। ये सुनने में आपको दर्द होगा, ये सुनने में आपको दर्द होगा, इसीलिए मैं कह रहा हूँ शेड्यूल ट्राइब के साथ जो अपराध है वो 3525% बढ़ गए हैं। अपहरण की घटनाएं 2016 में जहां 15,000 थी वही 2018 में 23,000 हो गई है। सुन लीजिए ना। धर्मेंद्र यादव जी एक बात का जवाब दीजिए। पूर्वांचल को साधने का समाजवादी पार्टी का क्या प्लान है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो बता रही है कि हमने एक्सप्रेस वे पूर्वांचल के लिए उद्घाटन किया है, हमने कुशीनगर एयरपोर्ट बनाया है, 9 मेडिकल कॉलेज शुरू किए हैं, गोरखपुर में एम्स बनाया है, गोरखपुर में खाद कारखाना बनाया है, काशी विश्वनाथ जिसका ग्रैंड आपने देखा किस तरह से इवेंट भी हुआ, ये सब किया है। आप लोगों के पास क्या है पूर्वांचल को साधने के लिए? आपने बिल्कुल सही कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने उद्घाटन किया है। अगर आपको जानकारी होगी तो जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे भारतीय जनता पार्टी के लोग भी जानते होंगे, समाजवादी पार्टी की सरकार में उसका जमीन का अधिग्रहण हो गया था, अलाइनमेंट हो गया, टेंडर हो गया था और उसका फीता इन्होंने काट दिया है। दूसरी बात जो आप बता रही हैं कि इसके अलावा जो विकास किया है वो विकास आप मुझे बता दीजिए कहाँ पे हुआ है। अगर ये विकास होता, अगर उत्तर प्रदेश में विकास होता तो बेरोजगारी दर 2.4 से 4.9 पे हो जाती है। आप मुझे बता दीजिए अगर उत्तर प्रदेश में विकास हुआ तो भुखमरी में उत्तर प्रदेश से पूरा देश एक स्थान पर चला गया है। ये जो इनके आंकड़े झूठे हैं, भारतीय जनता पार्टी के आंकड़े झूठे हैं। आंकड़ों की राजनीति में मत फंसिए, आप धरातल पर जाकर देखिए। आप मुझे बता दीजिए, आप कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के आंकड़े झूठे हैं, लेकिन आप लोगों के जो वीडियोस आ रहे हैं जिसमें किस तरह से हिंदू गर्दी एक नया शब्द इजाद किया गया है, जिस तरह से नाहिद हसन के जो समर्थक है वो कैसे धमका रहे हैं नेताओं को और कैसे बता रहे हैं कि हमारी तादाद 90,000 है और अगर हमारे अगर हालात ठीक नहीं हुए तो हम देखें क्या कर जाते हैं। आप उन वीडियोस को गलत बताते हैं, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी दावे करती है उनको झुटला देते हैं। मैं एक बार फिर से समीर जी का रुख करना चाहती हूँ। समीर जी, पूर्वांचल को साधने का रोड मैप बताइए और बताइए कि आप बीता हुआ जो 2017 का आंकड़ा था भारतीय जनता पार्टी का पूर्वांचल में वो दोहरा पाएगी? निश्चित रूप से हम उत्तर प्रदेश के अंदर 2017 के आंकड़े को पार करेंगे। उसका उदाहरण है, देखिए पूर्वांचल विकास से अछूता था, उत्तर प्रदेश भी विकास से अछूता था। उत्तर प्रदेश में बिजली 3 जिले को मिलती थी, उत्तर प्रदेश में माफियाओं का राज था, उत्तर प्रदेश में कानून के साथ समाजवादी पार्टी के लोग खेलते थे, गुंडा और माफिया सामान्य लोगों के जमीनों पर कब्जा करते थे। उत्तर प्रदेश के अंदर गरीबों के पास घर नहीं था, शौचालय नहीं था। 40 लाख मकान गरीबों को उत्तर प्रदेश की सरकार ने दिया है। सर्वाधिक शौचालय हमने दिया, 2 करोड़ से ऊपर उज्ज्वला कनेक्शन हमने दिया गरीबों को, किसान सम्मान निधि दी, बंद पड़े शुगर मिलों को चलाया हमने रामाला शुगर मिल को पैसा दे के क्षमता बढ़ाया, तो हमने पिपराइच और मुंडेरवा और मोइनुद्दीनपुर के शुगर मिलों को भी हमने चलाने का काम किया। 1 दर्जन शुगर मिलों को हमने चलाया है और उत्तर प्रदेश के अंदर 1,50,000 करोड़ रुपए से अधिक का गन्ना मूल्य भुगतान किया है। समाजवादी पार्टी की सरकार में 2016 में 7 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद हुई थी और हमने 2021 में 57 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद एमएसपी पर की है। ये अंतर है, ये अंतर बताता है कि उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के साथ है और भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के साथ है। योगी आदित्यनाथ ने कैसे अपनी बुलडोजर वाली छवि को आगे रखते हुए अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश देने का सपना पूरा किया है, ऐसा दावा भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इस पर धर्मेंद्र यादव क्या कहेंगे ये मैं जरूर आपसे जानूंगी, लेकिन इधर सीएम योगी ने नामांकन से पहले गृह मंत्री अमित शाह के साथ महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने राम मंदिर का मुद्दा भी उठाया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश के गृह मंत्री के रूप में आपने अपनी जब पारी प्रारंभ की तो उस पारी के रूप में पहली सौगात दी थी
और वह सौगात थी कश्मीर से धारा 370 को सदैव के लिए समाप्त करके देश से आतंकवाद का नामो निशान मिटाने का। और दूसरा जो कार्य है, 500 वर्षों के इस इंतजार को, जिसमें हम लोगों की सैकड़ों पीढ़ियां खप गई थी, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का आज आपका गोरखपुर में इस आयोजन में आपका सानिध्य प्राप्त हो रहा है। मैं इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं के साथ ही गोरखपुर के इन सभी कार्यकर्ताओं की ओर से देश के यशस्वी गृह और सहकारिता मंत्री माननीय अमित शाह जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। धर्मेंद्र यादव जी, योगी आदित्यनाथ को आपने सुना, आप देखिए उनके पास तो राम मंदिर जैसा एक्स फैक्टर वाला मुद्दा भी है। अब क्या कीजिएगा चुनाव में? इससे पहले जो आपने सवाल पूछा था मैं उसका जवाब दे दूं। जो कानून व्यवस्था के कायम होने की बात है, हाथरस की घटना को कौन नहीं जानता, मुझे बता दीजिए। अभी 4 दिन पहले बुलंदशहर के डिबाई विधानसभा में जो घटना हुई है, सेम हाथरस का पार्ट 2 कर दिया इन लोगों ने। इसके अलावा अगर आप जब ये अभ्यर्थी जो शिक्षक भर्ती वाले थे, वो जब प्रोटेस्ट कर रहे थे, गर्भवती बेटी के पेट पर पुलिस ने लाठी मारा, वो कौन सी कानून व्यवस्था होती है? गोरखपुर में सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए, गोरखपुर में व्यापारी को होटल में मार दिया जाता है, वो कौन सी कानून व्यवस्था है? मेरठ में सरेआम दिन भर में 3 घंटे तक गोलियां चलती है, वो कौन सा है? मुझे बता दीजिए। बागपत में किसान और उसके पितृ की हत्या हो जाती है दिन में ही, ये कौन सी कानून व्यवस्था है? आपने लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल पूछा, मैं उनसे जवाब लूंगी, लेकिन राम मंदिर पर आप क्या कहेंगे? आपके नेता को अब उनकी पिच पर आकर ये कहना पड़ रहा है कि हमारी सरकार आएगी तो उससे भी बड़ा भव्य राम मंदिर हम बनवाएंगे, जैसा योगी आदित्यनाथ की सरकार या फिर केंद्र सरकार चाहती है। मेरी बात पूरी होने दीजिए प्लीज, आप मेरी बात पूरी होने दीजिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए। बेबी रानी मौर्य जी का जो स्टेटमेंट है, आपने सुना होगा कि 5 नहीं बोल पाएंगे, आप भी इस मुद्दे को एक्स फैक्टर ही बनाएंगे, यानी कि वो तो बता ही रहे हैं, आपके पास भी उस पर बोलने के लिए कुछ नहीं है। अरे राम मंदिर का मुद्दा क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए एक्स फैक्टर नहीं है इस चुनाव में? जवाब दीजिए। मैं जवाब दे रहा हूँ, पहले आपकी पिछली बात का जवाब दे दूं, उसके बाद अभी आपको ये कहना पड़ रहा है ना कि अखिलेश आएंगे तो जल्दी बनेगा और उससे भी बड़ा बनेगा। अरे भैया, आप मुझे बता दें, पहले मैं आपकी पिछली बात का जवाब दे दूं। बेबी रानी मौर्य जी ने जो कानून व्यवस्था पे बोला था, उसमें भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है मुझे बता दीजिए। वो खुद कह रही है 5 बजे के बाद बेटे थाने में ना जाए। राम मंदिर पे जी, राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से बन रहा है, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी उसका चुनावी फायदा उठाना चाह रही है, हम उसमें बोलते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी की जगह हम रहेंगे तो हम उसे जल्दी बनवा देंगे। अरे और भाई, उससे बड़ा बनवा चुनावी देंगे। मुद्दा अगर नहीं बनाना चाहते तो फिर आपको भी नहीं बोलना चाहिए ना कि आपकी सरकार आएगी तो उससे भव्य और बड़ा मंदिर बनाया जाएगा। आपको भी तो भारतीय जनता पार्टी की पिच पर मजबूरन आना पड़ रहा है, क्योंकि आपको पता है कि राम मंदिर का मुद्दा एक बड़ा फैक्टर होने जा रहा है इस बार चुनाव में। नहीं, आप मुझे बताइए, सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई है क्या इस देश में? सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, उसी फैसले के आधार पे तो राम मंदिर बन रहा है। उस राम मंदिर के बनने में किसको क्या आपत्ति हो सकती है मुझे बता दीजिए। उसमें आदमी योगदान ही कर सकता है। अगर कोई योगदान दे तो आप ये भारतीय जनता पार्टी के बीच में खेल रहे हैं, मतलब किसी अपनी आप ही ने कहा ना धर्मेंद्र यादव जी, अभी आप ही ने कहा ना कि राम मंदिर कोई चुनावी मुद्दा नहीं है, तो फिर आपके नेता ये क्यों कहते हैं कि हमारी सरकार आएगी तो उससे भी बड़ा और भव्य मंदिर बनाएंगे और जल्दी बनाएंगे? देखिए, मुद्दा जो बुनियादी मुद्दा, आप उस पर बात करिए ना। शिक्षा बुनियादी मुद्दा नहीं है क्या? स्वास्थ्य बुनियादी मुद्दा नहीं है क्या? कौन मना कर रहा है? बुनियादी मुद्दा नहीं है क्या? कौन मना कर रहा है इस पर बात करने के लिए? और जब योगी आदित्यनाथ अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करते हैं तो उसमें बताते हैं कि ये बातें शामिल है। उन्होंने कल ही जो रिपोर्ट कार्ड अपना पेश किया उसमें बताया ना आपको कि उन्होंने इन बीते 5 सालों में क्या किया और नहीं किया, और साथ ही बीती सरकारों ने क्या किया, जिसमें बहुजन समाज पार्टी की भी सरकार थी और आपकी भी सरकार थी। योगी आदित्यनाथ जी जब रिपोर्ट कार्ड पढ़ रहे थे, आपको पता के बगल में बैठे मंत्री सो गए थे, इतना बढ़िया रिपोर्ट कार्ड था उनका। उस रिपोर्ट कार्ड में उन्होंने क्यों नहीं हाथरस की बेटी का जिक्र किया? उस रिपोर्ट कार्ड में उन्होंने क्यों नहीं डिबाई की बेटी का जिक्र किया? उस हाथरस कार्ड में क्यों नहीं युवाओं को लाठियां भाजी गई, लॉज में जाकर के पुलिस ने मारा, उसका जिक्र क्यों नहीं किया? समीर सिंह जी जवाब दीजिए। जो किसानों को समीर जी जवाब दीजिए। रिपोर्ट कार्ड को नकार रहे हैं, राम मंदिर कह रहे हैं कि वो मुद्दा है नहीं, भले ही इनके नेता कहते हैं मंच से कि वो उनकी सरकार आएगी तो जल्दी और भव्य मंदिर बनवाएंगे। समीर जी बोलिए। इज्जत बचाने की बात कही थी, सचिन और गौरव ने अपने बहन की इज्जत बचाने का प्रयास किया था। मुजफ्फरनगर का दंगा क्यों हुआ? कोसी कला का दंगा क्यों हुआ? 700 दंगों के मालिक अखिलेश यादव लॉज और कमरे में घुस के मारा क्यों गया? गर्भवती बेटी पेट पर लाठी क्यों मारी गई? एक गोरखपुर में बेटी अपने पिता को